हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ, वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं। आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए, वेलकम बैक। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, एक बार बताइए।
सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिंपल हमने क्या करा है, स्टेटर में अभी तक हमने 3 फेस इंडक्शन मोटर देखा था जिसमें हमने देखा था 3 कॉइलें थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉइल है, ये देखो, एक स्लॉट यहाँ है, एक स्लॉट यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ है। इस तरीके से कॉइल वाउंड है। अगर इस तरीके से कॉइल वाउंड है, इसका मतलब ये एक्सिस हो गई कॉइल की, ठीक है। इसमें एक हम करंट फ्लो करा रहे हैं, आई एम डब्ल्यू इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, जिससे कि इसमें एक एम एफ डेवलप होगा, नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो डेफिनेटली इसमें एक एम एफ डेवलप होगा। एफ एम डब्ल्यू इक्वल टू एन आई एम कॉस ओमेगा टी, एन आई एम इक्वल टू हमने ले लिया एफ एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यही आपकी एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये हमने ले लिया रिजल्टेंट। हम चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये जो एमएमएफ है इसका यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आएगा एट थीटा एंगल। दैट इज हम जानना चाहते हैं कि एमएफ अलोंग थीटा, एमएफ अलोंग थीटा क्या इसका रिजल्टेंट आएगा। नोटेड। Sorry, Alka, I will not. चलो, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग है इसलिए एक बार बोल देता हूँ, नहीं तो मैं रिपीट नहीं करूँगा कभी भी, ठीक है। देखो, सिंपल सा मैंने ये बताया कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सिर्फ जैसे 3 फेस इंडक्शन मोटर 3 वाइंडिंग होती थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही वाइंडिंग है। ये स्लॉट हो गया, ये स्लॉट हो गया, यहाँ पे कंडक्टर रख दिया, ये कॉइल हो गई, वही कॉइल है, उसका एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, तो ये कॉइल हो गई, ये हो गई एक्सिस ऑफ द मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग इसको हमने कहा, इसमें करंट फ्लो करा दे आई एम डब्ल्यू इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। ये फ्लो होगा तो एक एम एफ प्रोड्यूस होगा इसी के अलावा, जिसका नाम होगा एफ एम डब्ल्यू इक्वल टू एन आई एम कॉस ओमेगा टी, एफ एम कॉस ओमेगा टी। अब हम देखना चाहते हैं कि एक रिजल्टेंट हमने एफ आर लिया, कि भाई यहाँ देखना चाहते हैं कि इस एम एफ का क्या यहाँ पे रिजल्टेंट निकल के आता है। चलिए नाउ, तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट है में, दैट इज एफ आर। एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम डब्ल्यू का यहाँ पे कंपोनेंट, दैट इज एफ एम डब्ल्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा। बट अभी हमने देखा एफ एम डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, एफ एम डब्ल्यू की वैल्यू होती है दैट इज एफ एम कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा, और वी कैन से दैट एफ आर इक्वल टू एफ एम डिवाइड बाई 2 कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा, और वी कैन से दैट एफ आर इक्वल टू एफ एम बाई 2 cos a cos b, that is cos omega t minus theta plus cos omega t plus theta, or we can say that fr equal to fm by 2 cos omega t minus theta plus fm by 2 cos omega t plus theta। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड फील्ड, that is FF। और इसे हम कहते हैं FB, that is बैकवर्ड फील्ड।
ठीक है सुमन, देख रहा हूँ। देखो अभी अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या क्लियर आवाज? ठीक है, ठीक है अक्षदा, अभी थोड़ा सा वेट करो, हो जाएगा क्लियर। थोड़ा शुरुआत में आता है फिर। हाँ गोविंदा, वो रहता ही है। ये तो है चिरंजीत। चलो, आप लोग को मेरे ऑडियो सिस्टम के बारे में पता नहीं है। पहले वो जो वायरलेस वाला ऑडियो सिस्टम लगा था, पिछली जब मैं मेन बैच का ले रहा था, करीब हम लोग 20-25 दिन तक प्रॉब्लम में रहे ड्यू टू बफरिंग। उसमें बफरिंग का इशू आता था, पता नहीं उसमें कोई वायरस था क्या था, इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ, बड़ी मुश्किल से वो सॉर्ट आउट हुआ था। चलो अभी ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज एफ आर इक्वल टू एफ एम डब्ल्यू कॉस थीटा। यहाँ मैंने एफ एम डब्ल्यू की वैल्यू रख दी, एफ एम कॉस ओमेगा टी, 2 कॉस से कॉस भी लगा दिया, सिंप्लीफाई करा। तो इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड फील्ड, इसको हम कहते हैं बैक, किसी भी एक को फॉरवर्ड किसी को भी बैकवर्ड कहते हैं। इसको मैंने फॉरवर्ड मान लिया, इसको हमने बैकवर्ड मान लिया। स्लाइड नंबर 2 नोटेड, यहां तक नोट डाउन कर लिया। चलिए नाउ, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड हैं, एक है फॉरवर्ड फील्ड, एक है बैकवर्ड फील्ड। फॉरवर्ड फील्ड या फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और एक है आपकी बैकवर्ड फील्ड। फॉरवर्ड फील्ड एफ एफ इजिकल टू एफ एम बाय 2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। इसकी जो पीक वैल्यू है, अगर मान लो ये एक्सिस है, तो ये है एक्सिस ऑफ ये एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग। ये क्या है? एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग। ठीक, हम देख रहे हैं फॉरवर्ड फील्ड आ रहा है एफ एफ इक्वल टू एफ एम बाई 2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। अगर हम इसकी पीक वैल्यू देखें, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज एफ एम बाई 2। बट ये कब मिलेगी? जब कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा की वैल्यू 1 होगी, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू थीटा के बराबर होगी, टाइम टी थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो थीटा 0 डिग्री होगा। जब टी की वैल्यू पाई बाय 4 ओमेगा होगी तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 45 डिग्री। जब टी की वैल्यू पाई बाय 2 ओमेगा होगी तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये अगर मेन एक्सिस है तो हमने एफ आर को यहां पे लिया था, मतलब थीटा एंगल पे। इसका मतलब ये है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा, टाइम t
टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू पाई बाय 4 ओमेगा, टाइम t इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा। तो अगर हम बात करें फॉरवर्ड फील्ड की जिसकी पीक वैल्यू है एफ एम बाई टू यहां मिले, जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब एफ एम बाई टू यहां होगा। जब पाई बाय 4 ओमेगा मतलब टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मतलब जो एफ एम बाई टू है वो हमें यहां कहीं मिलेगा। जब हमने देखा पाई बाय 2 ओमेगा, पाई बाय 2 ओमेगा तो टाइम और आगे बढ़ेगा तो आपका जो एफ एम बाई टू है वो यहां कहीं मिलेगा, दैट इज 90 डिग्री मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एफ एम बाई टू 45 डिग्री, एफ एम बाई टू कहाँ 90 डिग्री। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? फॉरवर्ड फील्ड की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बैकवर्ड फील्ड की बात करें, बैकवर्ड फील्ड एफ बी इक्वल टू एफ एम बाई टू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इसकी पीक वैल्यू क्या है? पीक वैल्यू है एफ एम बाई टू। अगर हम बात करें दैट मीन्स इसकी पीक वैल्यू कब मिलेगी? जब ओमेगा टी की वैल्यू इक्वल टू माइनस थीटा होगी, जैसे हमें यहां मिल रहा है दैट इज ओमेगा टी इक्वल टू प्लस थीटा। यहां पे भी हम टाइम की अलग अलग वैल्यू की बात करें कि जब टाइम की वैल्यू 0 होगी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, जब टाइम की वैल्यू पाई बाय 4 ओमेगा होगी तो ये होगी दैट इज 45 डिग्री, जब इसकी वैल्यू पाई बाय 2 ओमेगा होगी तो इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री मगर विथ माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तब तो एफ एम बाई टू यही मिल रहा है, ठीक है भाई। एफ एम बाई टू कब? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। मगर जब आपका टाइम पाई बाय 4 ओमेगा होगा, जैसे ये प्लस 45 मिला, ये हमें कितना मिल रहा है? माइनस 45। अगर प्लस इधर है तो माइनस किधर होगा? जस्ट अपोजिट। सिमिलरली जब टाइम होगा पाई बाय 2 ओमेगा, ये होगा माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री मतलब यहां कहीं। इसका मतलब ये देख के समझ में आ रहा है, एक तो हमें दिख रही है दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और दूसरी हमें दिख रही है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पे दिख रहा है टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। शशि ये तीसरी स्लाइड है। क्लियर एंड नोटेड? तो हम बोल सकते हैं यहां पे दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हैं जो रोटेट कर रही हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम स्ट्रेंथ। अच्छा, एक और चीज अगर हम देखें यहां पे, अगर हम यहां पे रिजल्टेंट की बात करें एफ आर, यहां पे एफ आर की वैल्यू देखो क्या होगी? एफ आर की वैल्यू होगी दैट इज एफ एम बाई टू प्लस एफ एम बाई टू इक्वल टू एफ एम। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें, यहां पे क्या होगा? दैट इज हमें पता है कि अगर हम देखें यहां पे एफ एम बाई टू का यहां पे कंपोनेंट कितना आएगा? दैट इज एफ एम बाई टू कॉस 45 डिग्री और इसका यहां पे कंपोनेंट कितना आएगा? दैट इज एफ एम बाई टू कॉस 45 डिग्री। इसका मतलब यहां पे अगर हम एफ आर की वैल्यू की बात करें तो एफ आर की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 2 एफ एम बाई टू कॉस 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज एफ एम बाय रूट टू।
अगर हम यहां पे देखें तो यहां तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, एफ आर इक्वल टू 0। और आगे चलेंगे तो फिर वो इधर आ जाएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। मतलब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स है, यहां तक नोट डाउन कर लिए क्या? बताओ, अगली स्लाइड में देखते हैं। सब पता चल जाएगा दिव्या, अभी रुको तो, अभी तो सिंगल फेस स्टार्ट हुआ है। नोटेड। चलिए ना, अब देखिए, अगर हम एफ आर की बात करें तो एफ आर देखो ऐसा दिख रहा है हमें। एफ आर जब टाइम टी इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू 0 है तो यहां मिल रहा है एफ एम, हमें कितना मिल रहा है? एफ एम। फिर जब टाइम टी इक्वल टू पाई बाय 4 है, टाइम टी इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 ओमेगा, तो हमें जो एफ आर मिल रहा है वो इसी के अलोंग मिल रहा है, बट उसकी वैल्यू कम है। कितनी है? दैट इज एफ एम डिवाइड बाय रूट 2। ये देखो, पहले हमें एफ एम मिल रहा है यहाँ पे, फिर मिल रहा है दोनों का रिजल्टेंट एफ एम बाय रूट 2, फिर क्या मिल रहा है? 0। एफ आर क्या मिल रहा है? 0। फिर हमें मिल रहा है 0 कब? जब t इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा है, तो कितना मिल रहा है? एफ आर 0। फिर उसके बाद और आगे चलेंगे तो वो इधर मिलेगा, यहां फिर मिलेगा हमें, कितना मिलेगा? हमें मिलेगा दैट इज एफ एम बाय रूट 2 माइनस में, फिर हमें क्या मिलेगा? अगेन हमें माइनस में मिलेगा, दैट इज एफ एम। इसका मतलब ये है, और ये एक्सिस किसकी है? ये एक्सिस है मेन वाइंडिंग की। दैट मीन्स the resultant MMF produced by the main winding is always along the main axis and changing from plus FM to minus FM. That's why it is known as pulsating magnetic field. The resultant MMF produced by main winding is always along main winding axis, but changing from plus FM to minus FM, which is known as, hence known as pulsating magnetic field. ठीक है, और वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड the pulsating magnetic field is the resultant of two rotating magnetic field
which are rotating in opposite direction and is of same magnitude या सेम स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं। अगर हम इनकी स्पीड निकालने की बात करें कि भाई हमें इनकी स्पीड निकालनी, तो हमें दिख रहा है ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही केस में ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। और वी कैन से दैट अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा, दैट इज डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। बट ओमेगा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हम मैकेनिकल रेडियन की बात करें तो ओमेगा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 2 by p omega, that is equal to 2 by p 2 by f। और ओमेगा एम क्या होता है, ओमेगा एम होता है दैट इज 2 पाई एन एस बाय 60। यहाँ से हम एन एस की वैल्यू निकाल लेंगे, एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। मतलब इनकी स्पीड भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही होगी। इसको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। तो एक प्रकार से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं और दोनों का स्ट्रेंथ भी बराबर है Fm/2 और दोनों की स्पीड भी बराबर है, दैट इज एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। यहां तक नोटेड। इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड, पढ़ा था ना अपन ने, वही तो है ये, सेम एज 3 फेज इंडक्शन में पढ़ा था। ये इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड में होता है, ये ओमेगा एम किस में होता है, मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब यहां पे दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एक बोल रही है रोटर को इधर चलिए, एक कह रही है रोटर को इधर चलिए। दोनों में से अगर कोई एक भी होती, एक बोलती, अगर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती दूसरी नहीं होती, तो अगर एक होती तो वो कहती इधर चलो, मतलब वो कंडक्टर को कट करती, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता, करंट फ्लो होता, लेंजेस लॉ के हिसाब से रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन दैट डायरेक्शन टू रिड्यूस द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 फेज। मगर एक होता तब,
मगर ये जो दूसरी वाली है ना, ये इसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इसका मतलब एक मोटर बोल रही है इधर चलो, मतलब एक उसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होगा इधर वाला, और दूसरी बोल रही है इधर चलो, मतलब उसका भी एक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हो जो इधर वाला होगा। चलिए नाउ तो एक का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आ गया, दैट इज टॉर्क बाय फॉरवर्ड फील्ड, और दूसरे का आ गया यहां पे एक कह रहा है इधर दैट इज टॉर्क बाय फॉरवर्ड फील्ड, दूसरा कह रहा है इधर दैट इज टॉर्क बाय बैकवर्ड फील्ड। अगर हम दोनों का रिजल्टेंट देखें तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा। भाई स्टार्टिंग टॉर्क देखो ना यहां पे, प्लस टीएसटी माइनस टीएसटी। अगर हम दोनों का रिजल्टेंट देखें तो क्या आएगा, दैट इज टीएसटी माइनस टीएसटी इक्वल टू 0, 0 आएगा। इसका मतलब ये कि अगर रिजल्टेंट टॉर्क देखो तो देखो दोनों का रिजल्टेंट प्लस और माइनस, दोनों का रिजल्टेंट देखें तो 20 से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट का अगर टॉर्क देखें तो दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क इज 0। इसका मतलब बीच में रोटर है, एक साइड एक खींच रहा है, दूसरी साइड दूसरा खींच रहा है, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, तो वो दोनों जगह नहीं जाएगा, बीच में रहेगा। इसका मतलब ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग। So we can say that at starting two equal and opposite torque is produced by rotating magnetic field hence starting torque becomes 0 that's why single phase induction motor becomes single phase induction motor is not self starting. However, अब हमें पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क 0 है, मगर अगर ये किसी तरीके से किसी एक पॉइंट पे आगे चले जाए, मतलब however if it is made to rotate by some means in a particular direction so it starts rotating in that particular direction। अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी मीन से हम वहां पे पहुंचा दें तो वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इट इज रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड फील्ड। However,
if by some means, if by some means it is made to rotate in a particular direction, so it starts rotating in that direction. धर्मेंद्र, असल में क्या होता है कि जो दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है ना, हमने उसका देखा, उसका जब रिजल्टेंट निकाला तो हमने देखा कि वो हमेशा मेन एक्सिस के ही अलोंग है, बस उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, प्लस एफ एम से माइनस एफ एम, प्लस एफ एम बाय रूट टू, जीरो, माइनस एफ एम बाय रूट टू, मतलब वो पल्सेट कर रही है एक ही एक्सिस पे, तो उसे हम पल्सेटिंग, उसका नाम है पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कुछ नहीं, ये देखो देखो इसकी जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसी है। अगर हम मानते हैं कि सिर्फ बैकवर्ड फील्ड है, अगर सिर्फ फॉरवर्ड फील्ड होती तो ये होता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट बात करेंगे तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे रिजल्टेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे निकालना मुश्किल है? सिर्फ स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है कि ये प्लस टीएसटी माइनस टीएसटी, तो यहां तो हमने जीरो कर दिया, मगर दूसरी जगह इसकी वैल्यू थोड़ा सा रिडक्शन क्यों हो रहा है इसमें, थोड़ा सा रिडक्शन क्यों हो रहा है? अगर हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा रिडक्शन इसलिए हो रहा है कि जब भाई एक साइड आपने चलना चालू कर दिया, मगर दूसरी साइड भी तो बैकवर्ड फील्ड है, तो बैकवर्ड फील्ड क्या करती है, अगर बैकवर्ड फील्ड प्रेजेंट हुई तो वो क्या करती है, जो इस साइड चल रहा है जब वो घूम रहा है तो वो थोड़ा सा खींचती है। इसका मतलब ये है कि वो जो डेवलप टॉर्क है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगी। ये जो रिडक्शन आता है ना, ये इसलिए आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैकवर्ड फील्ड, और कुछ नहीं। और ये इस तरीके से बनाया गया है, ये पूरे में ट्रेवल नहीं करेगा, ये वर्क तो किसी एक ही साइड करेगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर भी रोटेट करेगा इधर भी रोटेट करेगा, रोटेट तो किसी एक ही साइड करेगा। और जनरली हम कहते हैं कि फॉरवर्ड फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, वो इधर ही रोटेट करेगा और कुछ नहीं। नोटेड। अब मान लेते हैं हम कि ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, लेट इट इज रोटेटिंग। रोटेट करना स्टार्ट कैसे करेगा ये अभी हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे इसको हम रोटेट कराते हैं। मैंने अभी तक बताया किसी मीन से अगर आप इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं तो आगे की हम बात करेंगे कि अगर रोटेट करता है तो आगे क्या होगा, ठीक है। बाकी रोटेट कैसे करेगा ये हम इसकी स्टार्टिंग मेथड में देखेंगे। तो अभी हमें ये समझ में आ रहा है, दैट इज इफ इट इज, हम कंसिडर कर रहे हैं इफ इट इज रोटेटिंग in forward field direction, कुछ नहीं, मैंने यही लिखा है। दिव्या मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं ये बोल रहा हूं किसी भी एक डायरेक्शन में मान लीजिए किसी तरीके से रोटेट कर रहा है, कैसे करेगा वहां हम आगे देखेंगे। अगर वो रोटेट करता है, जैसे मान लीजिए कि फॉरवर्ड फील्ड में करता है, तो अब क्या होगा, दैट इज इफ इट इज रोटेटिंग इन द फॉरवर्ड फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर फॉरवर्ड फील्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है तो अब हमें ये पता है
ये हो गया रोटर। अब यहां पे दो हेलीकॉप्टर हैं, एक है भैया फॉरवर्ड फील्ड, उसकी डायरेक्शन ये है डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड फील्ड, जो कि रोटेट कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एट ए स्पीड ऑफ ns, और रोटर हम मान लेते हैं कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है विद द स्पीड ऑफ nr। ठीक है, बट यहां पे तो एक और फील्ड है, उसको हम कहेंगे दैट इज बैकवर्ड फील्ड। ये हो गई बैकवर्ड फील्ड। बैकवर्ड फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड फील्ड। इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर क्या है, वो भी ns है, मगर अभी हमने कंसीडर किया है कि रोटर जो है फॉरवर्ड फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है किसी तरीके से। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड फील्ड भी इधर है, रोटर भी इधर रोटेट कर रहा है, मगर जो बैकवर्ड फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। मतलब ये हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें स्लिप करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड, स्लिप करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड मतलब हम इसके कंपैरिजन में बता रहे हैं कि स्लिप क्या होगी, दैट इज जिसको हम कहेंगे एसएफ या फिर यही होगा दैट इज एस, दैट इज इक्वल टू, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि जैसा हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखा था कि रोटेट फील्ड इधर है, रोटर भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लिखते हैं दैट इज ns माइनस nr अपॉन ns। यही कहलाती है फॉरवर्ड फील्ड और यही कहलाता है एसएफ, दैट इज स्लिप करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड। अगर हम बात करें स्लिप करस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड, इसको हम नाम देते थे एस बी। अब स्लिप करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड, अगर हम फॉरवर्ड फील्ड बोलते थे तो ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, रोटर भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करें तो ns माइनस nr, दोनों इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मगर अगर रोटर इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड फील्ड के डायरेक्शन में और आपका जो बैकवर्ड फील्ड है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ns प्लस nr अपॉन ns, और वी कैन से दैट ns प्लस nr अपॉन इसमें हमने कर दिया प्लस ns माइनस ns। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एस बी इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 2ns माइनस ns माइनस nr अपॉन ns, और वी कैन से दैट 2 माइनस s, तो एस बी इक्वल टू हो जाता है दैट इज 2 माइनस s। तो हमें याद रखना है कि अगर रोटर फॉरवर्ड फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो फॉरवर्ड फील्ड को नाम ही उसका जो फॉरवर्ड फील्ड है ना वो इसीलिए है कि उसी डायरेक्शन में रोटर रोटेट करता है। तो स्लिप करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड हो जाएगा दैट इज ns माइनस nr अपन ns, और स्लिप करस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड हो जाएगा ns प्लस nr अपन ns, और वी कैन से दैट 2 माइनस s। देखो जब हम लिखते हैं स्लिप तो स्लिप होता क्या है, स्लिप होता है दैट इज ns माइनस nr अपन ns, मतलब स्लिप होता है बेसिक दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड। जब फॉरवर्ड फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, रोटर भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, हेलीकॉप्टर भी इधर जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, ट्रेन भी इधर ही जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो आप दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या बोलोगे, 100 माइनस 80 दैट इज 20 किलोमीटर आवर। तो ये लिख दिया हमने 20 माइनस दैट इज 100 माइनस 80 अपॉन दिस वन,
मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो गई 100 माइनस 80। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि भाई हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है और रोटर जो है वो रोटर तो फॉरवर्ड फील्ड के पीछे ही है ना, ये तो हमने कंसीडर किया है, तो तभी तो इसका नाम बैकवर्ड है और इसका नाम फॉरवर्ड है। तो जब रोटर फॉरवर्ड फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है और हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है, ट्रेन इधर जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी 80 प्लस 100, दैट इज एन एस प्लस एन आर, एन एस प्लस एन आर अपन एन एस। एन एस प्लस एन आर में मैंने प्लस एन एस माइनस एन एस किया, सिंप्लीफाई करके लिखा 2 एन एस माइनस अपन एन एस, दैट इज 2 माइनस एस। तो स्लिप करस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड एस बी इक्वल टू 2 माइनस एस। हाँ जी सुलभ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो नोटेड। ना इक्विवेलेंट डायग्राम,
हाँ दिव्या, बिल्कुल फॉरवर्ड में एस होगा। ये हो गया R1 JX1 RI/2 JXM/2 RI/2 JXM/2 JX2 डैश बाई टू JX2 डैश बाई टू R2 डैश बाई टू S। R2 डैश बाई S होता है, यहाँ R2 डैश बाई टू S होगा क्योंकि फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड के लिए दोनों अलग अलग बनते हैं। S की वैल्यू हो जाएगी, SF की वैल्यू S होगी फॉरवर्ड फील्ड में, SB की वैल्यू 2 माइनस S होगी। अगर हम पैरेलल ब्रांच को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो डायग्राम इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर एंड नोटेड? नॉर्मली शंट जो ब्रांच होती है उसका इम्पिडेंस ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, शंट ब्रांच RI और XM याद करो ना, तो पूरे 3 फेज इंडक्शन मोटर में तुमने नेग्लेक्ट किया है, तो अभी नेग्लेक्ट करने में क्या दिक्कत है? प्रैक्टिकल वैल्यूज इसकी हाई होती हैं। चलिए नाउ एयर गैप पावर corresponding to forward field, that is PGF, that is equal to I2 dash square R2 dash upon 2S, or we can say that is I2 square R2 upon 2S। सिमिलरली अगर हम बात करें एयर गैप पावर करस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड, PGB equal to I2 dash square R2 dash upon 2SB, that is equal to I2 dash square R2 dash upon 2 into 2 minus S। Rotor copper losses corresponding to forward field PCUF, that is equal to I2 dash square R2 dash by 2।
rotor copper losses corresponding to forward field I2 dash square R2 dash upon 2 I2 dash square upon 2. हाँ यार, वाई I2 डैश है, पता नहीं I1 क्यों लिखा रहा है मेरे से। I2 डैश, ठीक है, I2 डैश स्क्वायर R2 डैश बाई 2 I2 डैश स्क्वायर R2 डैश बाई 2। या तो हम लिख सकते हैं I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश, या फिर हम लिख सकते हैं दैट इज I2 स्क्वायर इंटू R2। ये कन्वर्जन मैं पहले ही आपको 3 फेज में बता चुका हूँ कि अगर हम इसे दोनों को करंट और रेजिस्टेंस दोनों को कन्वर्ट करना है, जैसे I2 डैश की वैल्यू K इंटू I2 होगी और R2 डैश की वैल्यू R2 अपॉन K स्क्वायर होगी, तो अपने वो K स्क्वायर कैंसिल आउट होके ये आ जाता है, ठीक है। ये हम 3 फेज इंडक्शन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे I2 डैश R2 के टर्म में लिखूं, R2 डैश में लिखूं, या I2 R2 में लिखूं, बात एक ही है। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, बोल सकते हैं। और सिंपल सी बात है ना धर्मेंद्र, एक चीज सोचो, कॉपर लॉसेस किस में होगा? रेजिस्टेंस में होगा। चलिए नोटेड। नाउ टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू forward field, that is TF equal to PGF upon omega S, or we can say that I2 dash square R2 dash by 2 omega S into S। सिमिलरली अगर हम बात करें टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड, तो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज TB इक्वल टू PGB अपॉन ओमेगा S, दैट इज इक्वल टू I2 डैश स्क्वायर R2 dash upon 2 omega S 2 minus S, resultant torque। रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा? TF माइनस TB। भाई बैकवर्ड फील्ड बोल रहा है इधर जाओ, फॉरवर्ड फील्ड बोल रहा है इधर जाओ, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दैट इज T इज इक्वल टू TF माइनस TB, दैट इज T इक्वल टू, ये हो जाएगा दैट इज I2 डैश स्क्वायर R2 डैश अपॉन 2 ओमेगा S, अंदर बचेगा 1 अपॉन S माइनस 1 अपॉन 2 माइनस S, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क।
अगर हम बात करें एट स्टार्टिंग, एन आर की वैल्यू 0, एन आर की वैल्यू 0, तो स्लिप की वैल्यू 1। अगर स्लिप की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1/1, 1/1 minus 1/1, that is equal to 0. So starting torque is 0. और हमें पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क 0 आता है। अब याद करो, जब मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क निकाला था तो मैंने कहा था ना कि देखो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू फाइनाइट आ रही है। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, उसमें वो इट इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। कौन सी? 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब यहां देखो स्टार्टिंग टॉर्क क्या आ रहा है, 0। थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच। क्लियर है? तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, दैट इज 0। अरे एकदम सही है शुभम, एकदम सही है तबीयत। आप बोलो तो अभी 3-4 घंटे पढ़ा दूं मैं। नोटेड। स्टूडेंट बोल रहे हैं सर अभी नहीं, अभी मत पढ़ाओ। शुभम का तो कमेंट है कि सर फिर तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। चलो अच्छी बात है, थैंक यू दिव्या, थैंक यू। देखो जिस चीज में अपन ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे और सही तरीके से मेहनत करेंगे तो हमेशा वो चीज समझ में आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहनत, सही तरीके से मेहनत। अभी क्या है, मेरी टेंशन है कोर्स कंप्लीट करने की, बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे। कोर्स मुझे कंटेंट पूरा से पूरा देना है, कम टाइम में देना है, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में कितना पढ़ाना हो उतना पढ़ा दूंगा मैं। अब मेरे को ख़त्म करना है, ये देखो मशीन ख़त्म करना है, उसकी डेट पास में आती जा रही है अभी, और मैं चाहता हूँ पूरा कंटेंट पढ़े। अभी डीसी मशीन में मेरे पास बहुत कंटेंट है, डीसी मशीन बहुत अच्छे से अपन को डील करना है, फिर सिंक्रोनस भी करना है।
चलो शशि, अपना टारगेट है 25 नवंबर तक अपना टारगेट है इसे कंप्लीट करने का। चलो मोस्ट प्रोबेबली कल अपन, मैं चाह रहा हूँ इंडक्शन ख़त्म करके इंडक्शन के बाद अपन डीसी भी स्टार्ट कर दें कल। चलो स्टार्टिंग बता दूं क्या, सेल्फ स्टार्टिंग कैसे होता है। चलो थोड़ा सा देख लेते सेल्फ स्टार्टिंग। चलो ठीक है, नाउ टू मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग, इसको हम सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं। टू मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग, auxiliary winding is used. Which is 90-degree space displaced and current provided to auxiliary winding should be 90-degree टाइम डिस्प्लेस्ड। मतलब अगर हमें इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है, किसको, इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, तो हमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी लगानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी वाइंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि वो एक तो स्पेस डिस्प्लेस 90 डिग्री हो, स्पेस डिस्प्लेस 90 डिग्री अभी बताता हूं कैसे होगा, और उसमें फ्लो होने वाला करंट 90 डिग्री टाइम डिस्प्लेस्ड हो। मतलब कुछ ऐसा, ये तो हो गया आपका रोटर, ये थी हमारा मेन स्टेटर जिसमें यहां पे लगी थी मेन वाइंडिंग, ये तो मेन वाइंडिंग हो गई, मेन वाइंडिंग। बीच में था आपका रोटर,
यहां पे लगा देते हैं हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये इसका मतलब ये है कि अगर ये रोटर है, अगर ये रोटर है और ये मेन वाइंडिंग थी हमारी, ये मेन वाइंडिंग की एक्सिस थी, एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग, ये एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग थी। देखो मेन वाइंडिंग इस तरीके से बाउंड थी तो इसकी एक्सिस यहां थी। अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग इस तरीके से बाउंड होगी तो इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की एक्सिस नीचे होगी। तो देखो दोनों में डिग्री का कितना फेज डिस्प्लेस, कितना स्पेस डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज 90 डिग्री। ये इधर है, ये इधर है, दैट इज 90 स्पेस डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई एक्सिस ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें जो करंट फ्लो करेंगे अपन, इसमें जो करंट फ्लो करेंगे, जैसे हम यहां पे कर रहे थे जो करंट, इसमें जो करंट फ्लो कर रहे थे वो क्या था, दैट इज आई एम डब्ल्यू इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। इसमें जो करंट फ्लो करेंगे वो होगा दैट इज आई ए डब्ल्यू इक्वल टू आई एम कॉस, ये 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस कर दिया। मैंने बताया कि अगर इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करनी पड़ेगी जो कि 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस्ड हो। मतलब फिजिकली देखो यहाँ पे इसकी एक्सिस दिख रही है, मतलब दोनों की एक्सिस में कितने का स्पेस डिस्प्लेसमेंट हो, 90 डिग्री का। साथ ही साथ इसका जो टाइम डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो करंट फ्लो होगा उसमें 90 का फेज डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मतलब अगर वो आई एम कॉस ओमेगा टी है तो ये हो जाएगा आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्लियर एंड नोटेड? यहीं पे हम ले रहे हैं दैट इज एफ आर। पहले भी हमने यही लिया था एफ आर, दैट इज रिजल्टेंट एट थीटा एंगल विद द मेन एक्सिस वाइंडिंग। यही हमने एफ आर निकाला था, फिर से एफ आर हम यही निकालेंगे। अभी देखो ना गोविंदा, अभी प्रूफ करता हूं मैं उसे। रुको रुको, धैर्य रखो। यहां तक नोट कर डाउन कर लिया? अब हम पहले ही देख चुके हैं, जब हम इसमें करंट एन आई एम डब्ल्यू फ्लो कराते हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन होते हैं तो इसमें एक एमएमएफ प्रोड्यूस होता है एफ एम डब्ल्यू। और एफ एम डब्ल्यू का यहां पे जो कंपोनेंट आता है एफ आर के अलोंग, वो आता है दैट इज एफ एम बाय 2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। हाँ ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये रंजन, ठीक है ना? ठीक है,
तो हमने देखा था, पहले हम देख चुके हैं, इफ आई एम डब्ल्यू इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, तो हमारा एफ एम डब्ल्यू आया था दैट इज इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा टी, और यहां से हमारा जो रिजल्टेंट निकल के आया था F1, और आप जाके डेरिवेशन में देखना मैंने वहां पे भी F1 लिखा था, F1, तो F1 इक्वल टू आया था दैट इज FM बाय 2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट इज कंपोनेंट अलोंग FR। मतलब ये मेन वाइंडिंग का कंपोनेंट जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। नाउ MMF along auxiliary winding, that is FAW equal to N into IM, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। एफ ए डब्ल्यू आ गया। अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ एफ ए डब्ल्यू अलोंग एफ आर, मतलब इसका कंपोनेंट यहां लेकर आना है, तो इसमें एंगल कितना बन रहा है 90 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज F2 is equal to FAW cos theta plus 90 डिग्री, और वी कैन से दैट इसकी वैल्यू हो जाएगी FM, दैट इज FM cos ओमेगा t प्लस 90 डिग्री cos थीटा प्लस 90 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज F2 इज इक्वल टू FM बाय 2, अंदर बचेगा दैट इज cos ओमेगा t माइनस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब दो कंपोनेंट आ गए भाई, हमें पता है अब यहां पे दो वाइंडिंग है, दोनों के कंपोनेंट हमने एफ आर के अलोंग निकाल लिए। हमें पता है कि जो एफ आर होगा, एफ आर इक्वल टू क्या होगा, दैट इज एफ आर इक्वल टू F1 प्लस F2, सो एफ आर इक्वल टू एफ एम बाय 2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एफ एम बाय 2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस साइन आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, एफ आर इक्वल टू आ जाएगा दैट इज एफ आर इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। अब रिजल्टेंट एमएफ की पीक वैल्यू कितनी मिल रही है, एफ एम, और एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगी, दिख रहा है ओमेगा टी माइनस थीटा। दैट मीन्स ड्यू टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग द फॉरवर्ड फील्ड बिकम्स डबल, एफ एम बाय 2 हुआ करती थी, वो हो गई है एफ एम, और इट रोटेट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट कंप्लीटली कैंसिल आउट द बैकवर्ड फील्ड। इसने बैकवर्ड फील्ड को पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां F1 लिख लेना। अरे कुछ नहीं, उसका नाम था रे, कुछ नहीं हुआ, लो FR लिखा है, लो F1 लिख लो इसको, ठीक है, F1 लिख लेना यहां पे ले जाके, तो बस यहीं से इक्वेशन में वहां ले आया था, ये समझ लो, ठीक है, F1 लिख लेना यहां। वैसे मैं लिख देता हूं हर बार, अभी भूल गया हूँ, मुझे याद रहता है कि ऑक्सिलरी में यूज होगी इक्वेशन। अरे स्लाइड आगे पीछे हो गई, ठीक। तो एफ आर इक्वल टू क्या आ गया, एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। तो हम बोल सकते हैं बाय यूज ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग फॉरवर्ड फील्ड गेट्स डबल वेयर बैकवर्ड फील्ड कंप्लीटली कैंसिल आउट। तो हेंस नेट स्टार्टिंग टॉर्क अब हमें मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में,
दिव्या F1 जो है ना, दैट इज कंपोनेंट अलोंग एफ आर लिखा है। पहले हमने क्या निकाला था, मेन वाइंडिंग का कंपोनेंट एफ आर के अलोंग, तो हमारा ये वैल्यू आया। फिर हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दिया, उसका भी एफ आर के अलोंग कुछ वैल्यू आई, क्या आई, ये वाली वैल्यू आई। हमें पता है कि एफ आर में दोनों का जो सम होगा वही रिजल्टेंट होगा, सम किया तो एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा आ गया, मतलब पीक वैल्यू हो गई अब इसकी एफ एम, जबकि पहले कितनी थी, एफ एम बाई टू, मतलब मैग्नीट्यूड डबल्ड हो गई। मतलब ड्यू टू ऑक्सिलरी बाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉरवर्ड फील्ड गेट्स डबल, फॉरवर्ड फील्ड डबल हो गई और बैकवर्ड फील्ड कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गई। तो हम बोल सकते हैं हैंस फॉरवर्ड फील्ड becomes double and backward field completely cancel out। कुछ नहीं, देखो कंपोनेंट ऑफ एफ ए डब्ल्यू, कंपोनेंट ऑफ एफ ए डब्ल्यू अलोंग एफ आर, मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कंपोनेंट एफ आर के अलोंग, ये देखो ये यहां पे एमएमएफ निकल गया, इसका नंबर ऑफ टर्न्स एन था, यहां पे करंट फ्लो हुआ आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, तो वो आ गया दैट इज एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब इसका यहां पे कंपोनेंट क्या होगा, देखो 90 प्लस थीटा, यही लिखा है देखो, एफ ए डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री, एफ ए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये रख दिया, 2 कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला लगाया, ये आ जाएगा। Noted. If auxiliary winding either phase displaced or space displaced is not exactly equal to 90 degree, the forward field still gets stronger but not doubled, and backward field gets weaker but not completely cancel out, so
नेट टॉर्क इज जनरेटेड in the direction of forward field। बात समझ में आई? मतलब अभी हमने बोला कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस होनी चाहिए और उसमें फ्लो होने वाला करंट 90 डिग्री फेज डिस्प्लेस होना चाहिए। यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर ना ही स्पेस और ना ही फेज 90 डिग्री एग्जैक्टली ना हुआ हो, 90 ना हो के 40 हो, 50 हो, 60 हो, अगर ऐसा भी होता है तो फॉरवर्ड फील्ड डबल तो नहीं होगी मगर स्ट्रांग बन जाएगी। बैकवर्ड फील्ड पूरी तरीके से गायब नहीं होगी, कैंसिल आउट नहीं होगी, हाँ, बट उसकी वैल्यू वीक हो जाएगी। अगर बैकवर्ड फील्ड वीक हो गई, फॉरवर्ड फील्ड स्ट्रांग हो गई, तो भी तो स्टार्टिंग टॉर्क मिल ही जाएगा हमें, तो भी हमें एक नेट टॉर्क मिल जाएगा, दैट इज टॉर्क इज जनरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड फील्ड। तो रोटर क्या करेगा, अपने फॉरवर्ड फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करेगा। फॉरवर्ड फील्ड में तभी फॉरवर्ड फील्ड स्ट्रांग हो गई है और बैकवर्ड फील्ड वीक हो गई है, तो फॉरवर्ड फील्ड के डायरेक्शन में रोटर तो रोटेट करेगा। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकवर्ड फील्ड, अब बैकवर्ड फील्ड पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं हुई है, वो कुछ ना कुछ तो बच जाएगी, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द बैकवर्ड फील्ड कंटिन्यूअस नॉइज इज जनरेटेड। बट ड्यू टू presence of backward field continuous noise generated। इसलिए हम बोलते हैं जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो ज़्यादा नॉइजी होती है इन कंपैरिजन टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर देखा है, इतनी आवाज़ नहीं करती, बल्कि 3 फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादा आवाज़ करती है, हमने देखा है। तो ऐसा नहीं होता, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कि दोनों सेम रेटिंग की हो। मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दोनों एक रेटिंग की हो, उसमें आप कंपेयर करोगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादा नॉइजी है। गोविंदा बस देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब हमने पहले प्रूफ निकाला तो उसमें हमने देखा कि फॉरवर्ड फील्ड डबल हो गई। कैसे डबल हो गई? फॉरवर्ड फील्ड नॉर्मली तो निकली थी FM/2, बट अब देख रहे हैं FM हो गई है, और बैकवर्ड फील्ड तो गायब ही हो गई है, मतलब कंप्लीटली कैंसिल आउट। अब हमने ये कहा है कि अगर हम, और ये कब हुआ, जब हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस किया था, उसमें करंट जो फ्लो कराया था वो 90 डिग्री फेज डिस्प्लेस था। बट प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि अगर हम इसे 90 डिग्री पूरा फेज डिस्प्लेस नहीं भी करते हैं, कम करते हैं, और इसे 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस भी नहीं करते हैं, कम करते हैं, तो भी फॉरवर्ड फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, बैकवर्ड फील्ड वीक हो जाती है। स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिल जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड फील्ड, मगर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैकवर्ड फील्ड नॉइस क्रिएट होता रहता है। बस ये और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता सुलभ, आप पूरा डेरिवेशन सेम कर सकते हैं वो वैल्यू रख के, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसे बीच में आधा रख के आधा आधा सॉल्व नहीं करते ऐसे। चलो नोटेड। चलो भाई आज यहीं क्लास क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं अपन 4:30 बजे। टाइप्स ऑफ देखेंगे अपन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? नहीं होता रंजन, ग्रेटर देन 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटर देन 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। क्यों? कल पता चल जाएगा, ठीक है? नहीं दिव्या, देखो यहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब समझो आप लोग। फॉरवर्ड का मतलब
जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट करता है ना उसे फॉरवर्ड कह दिया जाता है और दूसरे वाले को बैकवर्ड कहा जाता है। नाम से ही देखो ना। अब मैंने आपसे क्या कहा था, रोटेट तो वो दोनों साइड कर सकता है भाई, इधर भी कर सकता है इधर भी, मगर अगर हमने इधर ही रोटेट करा दिया कहाँ पे, बैकवर्ड में, तो उसका नाम बैकवर्ड नहीं रहेगा, फिर उसका नाम फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जिस साइड रोटेट करता है उसका नाम फॉरवर्ड है, ठीक है। बैकवर्ड में तो फ्लो होगा ही नहीं, अब उसका नाम ही बैकवर्ड रखा है अपन ने। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज VOD, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, VOD इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स जैसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, PD सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो CRT भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या PSU के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या IITs हैं, क्या क्या IIMs हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, PSUs उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, PDF आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस या गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और DC मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा EMT और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और
अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट को, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स जैसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।